हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय पीपीटी प्रेजेंटेशन। आज की मेरी इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। हमने कल की वीडियो में सेक्शन 22 जो कि था लाइबिलिटी क्रिएट लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन कि कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लाइबल हो जाते हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो उसे हमने कवर किया था सेक्शन 22 में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पार्ट 1 को पहले देख लें। तो हमने देखा था थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में, और उसके अंदर भी 2 डिवीज़न था जो कि था नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सेक्शन 22 के बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 23 जो कि है हमारा पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 में हमें बताया गया था कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कि लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से लोग हैं जिसे उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो ना हो, कोई भी लिमिट क्रॉस हो ना हो, वो कंपलसरीली मतलब बाउंड हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सन कवर अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ टर्नओवर। उनका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना भी हो वो कुछ भी मैटर नहीं करता है अगर वो इस सेक्शन के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सन एंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पर्सन जो कि इन्वॉल्व है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से 2 स्टेट में अगर वो कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है या फिर बोथ, तो वो लाइबल है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बेसिकली बोला जाए तो जो भी पर्सन लाइबल होता है, जो अगर आप 1 रुपये का भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट में कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं आप, तो उस केस में आप लाइबल हो जाते हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। उस केस में आपका जो टर्नओवर है इन फाइनेंशियल ईयर वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। सेकेंड आता है हमारा अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फॉर सपोज जो हमारा कोई भी फेयर वगैरह लगता है मेला एक टाइप का, तो वहाँ पे बहुत से दूसरे स्टेट से लोग आते हैं अपना प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को सेल करने के लिए। तो उस केस में वो जो कोई सपोज एक पर्सन है जो कि राजस्थान का है, वो आया है उड़ीसा, ठीक है, वो उड़ीसा में आया है जगन्नाथपुरी के मेला मतलब फेयर में, मेले में अपने कुछ भी कोई अच्छा सा प्रोडक्ट है जिसे सेल करने के लिए। वो उड़ीसा में फॉर सपोज 15 डेज़ तक का अपना स्टॉल सेटअप करने वाला है। तो जो 15 डेज़ के लिए वो जो सेटअप करेगा तो उसके केस में उसे जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वो मतलब वहाँ पे टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है ना उड़ीसा, वो तो फिर राजस्थान रिटर्न चला जाएगा। वो जो 15 डेज़ के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, CTP। ओके, उसे बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। थर्ड आता है हमारा पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जो रेसिपिएंट है वो लाइबल रहता है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। RCM का मतलब क्या है, अगर कोई भी रेसिपिएंट और सप्लायर है, सप्लायर जो कि गुड्स सप्लाई कर रहा है रेसिपिएंट को, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रेसिपिएंट है गुड्स या फिर सर्विसेज का वो लाइबल हो जाता है टू टेक रजिस्ट्रेशन मतलब टू पे जीएसटी। तो उस केस में जब रेसिपिएंट लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है ना, तो उसी केस में वो कंपलसरी रहता है उसके लिए टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। RCM बेसिकली एक ऐसा केस है, आप हर केस में देख लेंगे तो सप्लायर लाइबल रहता है टू पे जीएसटी, बट RCM इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा केस आता है जहाँ पे सप्लायर नहीं रेसिपिएंट लाइबल हो जाता है टू पे जीएसटी, और उस केस में उसका रजिस्टर होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, NRTP, बेसिकली उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NRTP, नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो भी बेसिकली आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में कोई भी बाहर से मतलब दूसरे कंट्री से अगर आ रहे हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड कॉमर्स कुछ भी बिज़नेस करने के लिए आ रहे हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें आना है, बिज़नेस करना है और चले जाएंगे फिर। तो वो जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे इंडिया में आएगा, अपने गुड्स सर्विसेज को सेल आउट करेगा, तो प्रॉफिट तो कम आएगा। तो GST वाला क्या बोलता है, तुम यहाँ पे लिमिटेड पीरियड के लिए आ रहा है, तो जो भी तुम प्रॉफिट अर्न करेगा उस पर तुम्हें GST तो पे करना पड़ेगा, तो तेरे को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। तो वो कैसा रजिस्ट्रेशन लेगा, वो तो मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहने वाला है ना, हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा अंडर GST एज नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, जो कि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है, एंड वो रजिस्ट्रेशन लेगा, उसका काम पूरा होगा, जो भी उसका बिजनेस है, जो भी उसका मोटिव है वो पूरा होगा, एंड देन वो रिटर्न चला जाएगा अपने कंट्री। ओके। फिफ्थ आता है, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट दैट इज स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विस टैक्स ऑन विच shall be liable to pay e-commerce operator in such services are supplied through it। एक पर्सन जो कि पे करेगा टैक्स, ठीक है, टैक्स पे करेगा ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो लोग 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन करेगा, उस पर आपको कोई भी चीज़ आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉप से अगर परचेज कर रहे हो तो उस पर आपको GST पे करना पड़ता है। तो जो आपका ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप 1 रुपये का भी करते हो तो यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। वहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट या फिर टर्नओवर चेक करना कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। ओके। 6th पॉइंट आता है, द पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, TDS। कोई भी सप्लायर है अगर वो TDS डिडक्ट कर रहा है देन ही और सी इज़ लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। वो लोग के लिए कंपलसरी रहता है, वो लोग बाउंड रहता है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। 7th पॉइंट आता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। वो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए वो भी कंपलसरीली लाइबल है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। एवरी ECO का फुल फॉर्म क्या आ गया, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, वो सब भी लाइबल हैं to take registration under GST। A person engaged in supplying goods or services or both through ECO or required to be collect TCS। वही सेम चीज़ फिर से रिपीट कर रहा है कि जो ECO है या फिर TCS कलेक्ट कर रहा है तो देन वो उस केस में वो लाइबल है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। वो लोग के पास बेसिकली कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तुम्हें वो लोग बेसिकली बाउंड रहते हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में 10th पॉइंट आता है हमारा, द पर्सन एंगेज इन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस। कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर रिलेटिव सर्विसेज अगर आप ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे हो तो आउटसाइड इंडिया एंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। पर्सन जो कि एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिहाफ ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन है उससे हम गुड्स और सर्विसेज, सपोज एक सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज, एक डीलर के अंदर जो सब डीलर रहता है वो क्या करता है, डीलर से सारा सामान लेता है, सब डीलर्स पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। तो उस केस में जो एजेंट है, सब डीलर क्या है, एजेंट है ना डीलर का, तो उस केस में वो जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है अपने डीलर के, जो डीलर्स भी उसे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, सब डीलर क्या कर रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उस केस में जो सब डीलर है, जो एजेंट है, वो भी लाइबल है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। उसका टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो ना हो, बट वो कंपल्सरी बाउंड है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। Such other person or class of person or may be notified by the government on recommendation of GST Council। GST Council जब recommend कर दिया then you are bound, आपको रजिस्ट्रेशन GST के अंदर लेना ही होगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 में क्या कवर किया गया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। फॉर सपोज मेरा जो टर्नओवर है
फाइनेंशियल ईयर में एक टर्नओवर एक गुड्स के केस में कितना होना चाहिए, 40 लाख रुपीज़। 40 लाख अगर मेरा टर्नओवर नहीं है, हम इंडिया में एक सप्लायर है, हम कुछ भी गुड्स में XYZ गुड्स में डील कर रहे हैं, बट मेरा जो टर्नओवर है वो 40 लाख से, हम एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में बिलोंग करते हैं, ना ही हम ऑनलाइन ऑपरेटर हैं और ना ही मेरा इंटरस्टेट सप्लाई होता है। बट मेरा 40 लाख मेरा टर्नओवर भी क्रॉस नहीं हो रहा, तो हम लायबल भी नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। बट वॉलंटरली हम अपने इच्छा से हम खुद से GST के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। जो हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं GST के अंडर, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हम मिलते हैं हमें। तो सेक्शन 25 में हमें ये बताया गया है हमें वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन GST में कौन कौन ले सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट डील विद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी मतलब अपने मने दिली इच्छा से जो लेते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर GST। एनी पर्सन हु इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरली मे रजिस्टर वॉलंटरी। जो पर्सन लाइबल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है वो लोग के लिए टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST, वो लोग वॉलंटरी अपना GST में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। All provision of GST law are applicable to the registered person shall be applicable after registration। वो जब रजिस्ट्रेशन ले लेता है इन GST के अंदर, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जो रूल्स लॉस एप्लीकेबल होते हैं, वो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में जो भी रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसके ऊपर भी सारा रूल सेम टू सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 क्या बोलता है हमें, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डीम्ड आपको रजिस्टर मान लिया जाएगा। डीम्ड मतलब क्या, मान लिया जाना। डीम्ड रजिस्ट्रेशन द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर SGST एक्ट और द UTGST एक्ट shall be deemed to be grant of registration unless rejected under those act. It means no separate registration is necessary under SGST एक्ट। अगर आपने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो अपने सपोज़ मैंने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया, मैं बोल रही हूँ आपको कि मैंने CGST एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया, तो मैं सिर्फ CGST पे करने के लिए ही लाइबल हूँ। SGST हो गया, UTGST हो गया, IGST हो गया, वो कोई भी GST हम उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लिए नहीं हैं, तो देन उस केस में अगर वो सब GST का लाइबिलिटी अराइज होता है तो आई एम नॉट लाइबल टू पे सच टैक्स। पर वैसा नहीं होता है। अगर आपने GST के अंडर रजिस्ट्रेशन लिया है तो चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो या फिर UTGST हो, तो आपको डीम्ड माना जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड पर्सन। If supplier take registration under one act, it shall be deemed that the registration also had been obtained under other act और वाइस वर्सा। अगर आपने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसके अंदर जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ GST हैं, CGST, SGST, IGST, UTGST, आपको डीम्ड मान दिया जाएगा कि आपने उस चारों GST के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है। If an supplier for registration has been rejected under SGST UTGST Act, then it shall be deemed that the same has been rejected under CGST Act। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने CGST के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने और सारे GST के अंदर भी रजिस्ट्रेशन लिया है। और उसका जस्ट वाइस वर्सा ऑपोजिट अगर देखा जाए, अगर आपको SGST में सपोज आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन मिला नहीं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो अगर आपने CGST के अंदर आपको रिजेक्ट कर दिया गया है तो डीम्ड ये मान लिया जाएगा और दूसरे एक्ट SGST, CGST, IGST, UTGST सब में आपको रिजेक्ट मान लिया जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अब आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 हमें क्या बोलता है, CTP एंड NRTP। CTP और NRTP का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया। CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन 27 अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन shall be valid for a period of specified in the application registration
जो भी CTP हो या फिर NRTP, वो भी जितने लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं। फॉर सपोज मैं राजस्थान से कहाँ आ रही थी, उड़ीसा अपना ट्रेड करने के लिए 15 डे का मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने लिया था, तो 15 डेज़ के लिए ही मैं अपना एप्लीकेशन मतलब स्पेसिफाइड पीरियड रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, और 90 डेज़ फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने कुछ ऐसा मैक्सिमम टाइम लिमिट मेंशन नहीं करवाया है तो भी मैक्सिमम कितना हम रजिस्ट्रेशन रह सकते हैं एज ए CTP और NRTP, तो 90 डेज़ मैक्सिमम होता है। एंड सच पर्सन सेल मेक टैक्सेबल सप्लाईज ओनली आफ्टर द इंश्योरेंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सच पर्सन सेल बी टैक्सेबल सप्लाईज, उसे टैक्सेबल सप्लाईज माना जाएगा और इंश्योरेंस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अ CTP और NRTP सेल at the time of submission of application for registration make advance deposit of tax on the basis of estimated tax liability। बोले एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी मतलब वो एस्टिमेशन किया जाता है ना, हम 15 डेज़ का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो मेरा भी कुछ एस्टिमेशन होगा ना, मतलब कितना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडवांस टैक्स भी पे कर सकते हैं GST को। ओके, ये था हमारा लास्ट स्लाइड सेक्शन 27। हमने क्या क्या कवर किया, हमने सबसे पहले सब कवर किया सेक्शन 22 पर्सन लाइबिलिटी टू क्रिएट, जो लाइबिलिटी क्रिएट करता है टू टेक रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 में था क्या था, बताइए क्या था। सेक्शन 24 में था हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25 में था हमारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था आई गेस। सेक्शन 24 में जैसे हमारा था क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 में था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 26 में था हमारा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, एंड सेक्शन 27 में था हमारा CTP एंड NRTP रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर आपको हमारा ये PPT प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसे कि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो पाएँ और आपके लिए और नए डिफरेंट टॉपिक्स पे अपना PPT प्रेजेंटेशन दिखा पाएँ। Thank you for watching.